हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन मोड में भी होता है, ऑफलाइन मोड में भी होता है। तो इन दोनों में कौन सा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में जेई का भी वैकेंसी आने वाला है और एएलपी टेक्नीशियन का। ये दो मेजर वैकेंसीज है जो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको किस माध्यम से करना चाहिए, किस माध्यम में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में क्या नुकसान है, इन दोनों विषयों पे हम बात करेंगे। और बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सा ऑनलाइन पेड कोर्स लेना चाहिए। तो मैं उस बारे में थोड़ा सा नहीं बात करूंगा कि पर्टिकुलर यही कोचिंग आप ज्वाइन करिए जो सिलेक्शन दिलाने की गारंटी लेते हैं, या फिर पर्टिकुलर कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि मेरा सिलेबस क्या है और कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा कोचिंग सेंटर जो है वो हमें सही गाइडेंस दे रहा है, जो मेरे सिलेबस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन कोचिंग। देखिए, आजकल के समय में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उस समय ऑनलाइन कोचिंग का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। अभी धीरे धीरे मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग प्रचार में आ रहे थे, और अभी के माध्यम में देखा जाए तो ऑनलाइन कोचिंग बहुत बड़े लेवल पे फैल चुका है, और बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर या फिर कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं, कोर्स बेचते हैं। ऑफलाइन कोचिंग, वही कोचिंग सेंटर जो होते हैं जो ऑनलाइन पे हैं, वो लोग ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से भी क्लासेस चलाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप कम खर्चे में उनके कोचिंग को आप परचेज कर पाते हैं, अपने घर पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें जो आपका खर्च है वो बहुत ही कम रह जाता है। बाकी ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ही एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। जैसे कोचिंग फ़ी तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, 19-20 करके ऑनलाइन में और फिर ऑफलाइन में दोनों 19-20 का अंतर रहेगा। आने जाने का जो खर्च है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। बाकी आप जब भी कोचिंग करते हैं तो घर भी आते जाते रहते हैं। कई लोग होते हैं कि अपने घर से सामानों को मंगा करके खाने पीने का जो सामान होता है वो लोग यूज करते हैं। बाकी कई लोग होटल में या फिर मेस के थ्रू या फिर टिफ़िन करके खाते हैं। तो इन सब का जो एक्स्ट्रा खर्च है वो ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ जाता है, जिससे थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है आपका, और समय के साथ साथ ये ज़्यादा आप पे बर्डन भी होने लगता है। ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, कई बार जो आप कोर्सेज परचेज कर लेते हैं उनका 1-1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आता है, तो ये इसमें एडवांटेज है। बाकी ऑफलाइन कोचिंग में मैंने देखा है कि जो पर्टिकुलर जो बैच होते हैं उसी बैच में आपको पढ़ने के लिए मौका मिलता है। बाकी और पूरे साल भर आप, ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करते रहेंगे ऑफलाइन के माध्यम से, तो ऐसा नहीं रहता है। लिमिटेड टाइम में रहता है। जो लाइव क्लासेस जा करके आप कोचिंग सेंटर में करते हैं वो एक ही बार आप कर पाते हैं। जो आपने नोट्स बना लिया वो ठीक है, बाकी आपको दोबारा वो चीज़ें, लेक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है कि दोबारा आप उन लेक्चर्स को देख पाते हैं। अब एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मेजर तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग में जो लड़का थोड़ा सा भी सीरियस है, उसमें क्या होता है कि इनकी रेगुलरिटी बनी रहती है। रेगुलरिटी कहने का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग जाता है उनका थोड़ा सा रूटीन बना होता है कि कोचिंग जाते हैं, फिर क्लासेस करते हैं, फिर घर पे आते हैं। हालांकि थकावट होती है, मैंने भी ऐसा किया हुआ है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि लोग सोचते हैं चलो आज का क्लासेस नहीं करेंगे, कल कर लेते हैं, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो है ही, फिर कभी बैठेंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। और इसी तरह से करते करते समय के साथ ये इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके क्लासेस देखते हैं, नोट्स भी नहीं बनाते हैं। कई बार होता क्या है कि इनके ऊपर तो उतना प्रेशर रहता नहीं, जो ऑनलाइन कोचिंग जो पेड कोर्सेज खरीद लेते हैं, वो कभी कभी मैंने देखा है कि वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करके रख लेते हैं, खुद लिखना भी नहीं वो लोग चाहते हैं। तो इस तरह के थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जो आपके प्रिपरेशन को कमज़ोर बनाता है, एक तरह से मैं कहूँ। और ऑफलाइन कोचिंग में देखा जाता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो नोट्स ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो क्लास आज का मिस कर देते हैं या फिर नोट्स नहीं बनाते हैं तो उनका छूट जाएगा, या फिर अगर किसी कारण से वो छूट जाता है तो अगले दिन जा कर के उस नोट्स को कंप्लीट करते हैं, जिरॉक्स करा के लगते हैं। मतलब ये प्रॉपर वे में ये चीज़ें रेगुलर तरीके से चलती रहती हैं। इसका थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है। तो अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि किनको ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए, किनको ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए। जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर अवेलेबल हैं रेलवे की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी के प्रिपरेशन के लिए, जो भी जिसका भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जो लोग उसके आसपास के शहरों में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो उतना अपना खर्च बियर कर सकते हैं, घर से आना जाना या फिर राशन की चीज़ों को ले आना जाना, या फिर खुद बनाना जो चाहते हैं, तो उनको मैं प्रेफर कहूँगा कि वो लोग ऑफलाइन कोचिंग एक बार ज़रूर करिए। ऑफलाइन कोचिंग करने से पहले सबसे पहले मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहता हूँ कि
अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनका अगर कोर्स 4 महीने या 5 मंथ का है पूरा बैच, तो 4 से 5 महीने आप वहाँ पे रहिए। अगर ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है तो आप अपने घर पे चले जाइए या फिर कहीं ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे थोड़ा सा आपका खर्चा कम हो और आप शांति से पढ़ाई कर सकें। अगर आप उतना ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं है खर्च को लेकर के, तो आप चाहें तो उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, वहीं पे रह करके पढ़ाई करना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। घर पे रह के पढ़ाई करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है ऑफलाइन कोचिंग में। ऑनलाइन कोचिंग जिनको भी करना है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा हार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि ऑनलाइन कोचिंग जो लोग करते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, या फिर वो लोग किसी जॉब में होते हैं या फिर वो कोचिंग सेंटर पे जा नहीं पाते, उनका थोड़ा सा बंदिशें रहती हैं परिवार में लेकर के। कुछ लेडीज़ लोग होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो ज़्यादा दूर प्रिपरेशन करने नहीं जा पाती हैं। तो वो लोग अगर घर पे रह कर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको अपना शेड्यूल थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा कि जब भी वो लोग क्लासेस कर रहे हों उस बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मॉक टेस्ट दें तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगर वो लोग दूर हैं तो वो लोग ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन पेड कोर्स किसी भी कोचिंग सेंटर का जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ाता हो उसको आप परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में जो लोग पास में हैं उनको मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लीजिए। एक बात और, ऑफलाइन जो कोचिंग क्लासेस ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो भी ऑनलाइन पेड कोर्सेज है उसको पेड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर करना चाहते हैं, बहुत बेहतर करना चाहते हैं, तो वो लोग किसी भी कोचिंग सेंटर का, अगर दूसरे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का आपको परचेज करना चाहते हैं तो आप ज़रूर परचेज करिए, क्योंकि उससे ये भी फ़ायदा होता है कि आप अपना कोर्स तो पढ़ ही रहे हैं और उसके साथ ही साथ अगर एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास पेड कोर्सेज है, आप जो लेक्चर नहीं समझ में आता है तो वो लेक्चर आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। इससे आपका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है, नोट्स भी आपका तैयार होता रहता है। और इसके साथ साथ आप लोग टेस्ट सीरीज़ देना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेस्ट सीरीज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसमें जो भी फेज होते हैं, CBT 1 का जो फेज होता है ALP टेक्नीशियन में, या JEE में CBT 2 का जो फेज होता है, पिछले साल का जो भी कट ऑफ रहा है, इस बार आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि उससे कम जाएगा या फिर वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी तो इसके कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपको हर एक कट ऑफ को 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मान करके चलना है। और किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल से हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आपको हमेशा जनरल की कट ऑफ को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप जनरल नहीं क्लियर कर पाते हैं, किसी कैटेगरी से हैं, तो बेहतर है कि आपने जनरल के कट ऑफ को टारगेट कर में रख के पढ़ाई की है और आप वहां तक पहुंच गए, किसी कैटेगरी से ही क्लियर हो जाए तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कैटेगरी को ही, अपनी ही कैटेगरी को टारगेट लेकर के चलेंगे तो हो सकता है वहां तक आप ना पहुँच पाएँ। और आज के समय में एजुकेशन का जो मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कोचिंग सेंटर में जाना और ऑनलाइन पेड कोर्स ख़रीदना, ये थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि आजकल रिचार्ज भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं कोचिंग सेंटर के फ़ीस के तुलना में। जो ऑनलाइन पेड कोर्स परचेज करने की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोचिंग पे रह करके पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ तो है, वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। तो जितने भी लोग दूर हैं वो लोग ऑनलाइन कोचिंग या फिर किसी भी चीज़ का पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग 2 लोग या 1 लोग 3 लोग साथ में रहते हो तो कोशिश करिए कि एक से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 पेड कोर्सेज परचेज करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं और उनका डेमो लेक्चर बहुत अच्छा होता है। अगर आप उनके पेड कोर्सेज परचेज कर लेते हैं तो वो लोग शुरुआत के कुछ लेक्चर में तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो है समय बीतता जाता है और वो लोग चीज़ों को बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं क्योंकि आपने पूरा फीस जो है सबमिट कर दिया होता है। और आप लोग कोचिंग सेंटर के पास में तो होते नहीं हैं कि डायरेक्ट आप उनसे शिकायत कर पाएँ, आप रहते हैं बहुत दूर, तो आप डायरेक्ट उन पर उतना दबाव भी नहीं बना पाते हैं, तो इसका वो लोग थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। और कभी कभी होता है क्या कि वो लोग पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, तो इस सब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो कोर्स को कंप्लीट कराए और सारी चीज़ों को अवेलेबल कराए, टेस्ट सीरीज से लेकर के, नोट से लेकर के, तो उसका आप पेड कोर्स से ज़रूर परचेज करिए, अच्छा होता है और आपका समय भी बचाएगा, पैसा भी बचाएगा और कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा इसका ये रहता है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर है जो कोर्स नहीं कंप्लीट कराता है या फिर इस तरह का, तो स्टूडेंट हैं वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, वो थोड़ा सा कोचिंग सेंटर पे दबाव बनाते हैं जिससे उनको अपना कोर्स कंप्लीट कराने के लिए मतलब मेहनत करना पड़ता है और वो मजबूर रहते हैं, उनको कराना ही कराना है, तो इससे वो भाग नहीं पाते हैं।
तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट रहता है ऑफलाइन कोचिंगों में। और ये जनरली देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा छोटे शहर रहते हैं उसमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि पता चला कि सारे स्टूडेंट का पैसा उन्होंने ले लिया और लास्ट टाइम पे कुछ चैप्टर ही स्किप कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि उस बैच में पूरे प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई और वो बैच ही कैंसिल हो गए। तो इस तरह के कभी कभी मैंने कोचिंग सेंटरों पे देखा है मैंने, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ही की है, तो कई जगह मैंने ऐसा सुना हुआ है और देखा भी है, ऐसा नहीं है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, तो इस सब का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो लोग आसपास में है, जो जिस सिटी में पढ़ाई होती है, तो वो ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। जो लोग दूर हैं, ऑनलाइन पेड कोर्स जरूर खरीदिए। जो लोग ऑफलाइन लिए हैं तो ऑनलाइन पेड अगर ज़्यादा महंगा नहीं है तो वो लोग ऑनलाइन कोर्स भी चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन दोनों में बेहतर होती है और बहुत ज़्यादा ऐसा सिलेबस नहीं है एएलपी टेक्नीशियन का या फिर जेई का कि किसी भी एक माध्यम को अगर आप चूज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, और एग्ज़ाम आप निकाल ना पाएँ। तो कोई भी एक माध्यम अगर आप चूज करेंगे, आप एग्ज़ाम डेफिनेटली निकाल पाएंगे। थोड़ा सा आपको इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं चलेगा और आपको नोट्स भी अच्छे से बनाने आना चाहिए। और लास्ट टाइम पे रिवीजन हो गया, और CBT 2 को ही ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। CBT 1 तो नॉर्मली क्वालिफाइंग होता है। पहले इससे पहले कि एग्ज़ामों में नॉर्मलाइजेशन होता था तो उसमें नंबर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते थे, लेकिन अभी NTPC में इस तरह का केसेस नहीं आया है। अब परसेंटाइल को लेकर के मेरिट बन रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी परसेंटाइल इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता था। कभी एक ही शिफ्ट में पेपर डिफ़िकल्ट हो या कठिन हो, किसी के 10-10, 15-15 नंबर बढ़ जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उनके लिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर किसी का कम मेहनत है तो भी वो ज़्यादा नंबर बढ़ गया, और कोई ज़्यादा मेहनत किया उनका 2-3 नंबर बढ़ा, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलर शिफ्ट में या फिर आसपास में जो लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है नहीं रहेगा। परसेंटाइल अब इंक्लूड हो चुका है रेलवे में, तो परसेंटाइल को लेकर ही अब मेरिट बनेंगे। इस विषय पे और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे तो आप द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।